हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अनु हिंदी एकेडमी में। हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे आज 80 क्वेश्चन। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। यह जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो रामचंद्र तिवारी जो कि गद्य साहित्य की विधाएँ हैं उसी से क्वेश्चन बने हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संवेदनात्मक वृत्तियों की अभिव्यक्ति शैली को समानता क्या कहा गया है। संवेदनात्मक वृत्तियों की अभिव्यक्ति शैली को समानता क्या कहा गया है, तो पद्य कहा गया है। हम डायरेक्ट आंसर ही देंगे, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि चिंतन की छंद मुक्त अभिव्यक्ति शैली को समानता क्या कहा गया है। चिंतन की छंद मुक्त शैली को समानता क्या कहा गया है, तो जो है गद्य कहा गया है। सी इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य और पद्य की विभाजक रेखा क्या माना गया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य और पद्य की विभाजक रेखा क्या माना गया है, तो यह छंदबद्धता माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य दर्पणकार के अनुसार वृत्तगंधोजिच्छत शब्द का क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ है वो है छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना। आगे चलते हैं। साहित्य दर्पणकार ने गद्य के कितने प्रकार बताए हैं। साहित्य दर्पणकार ने गद्य के कितने प्रकार बताए हैं, तो बताए उन्होंने 4 प्रकार बताया है। कौन सा गद्य बंध असमस्त पदों में रचा गया, मतलब बिना समास वाले पदों में कौन सा गद्य पद्य रचा गया है, यह जो है मुक्तक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा आप लोग। उक्त लिखा प्राय गद्य बंध की क्या विशेषता है। उक्त लिखा प्राय गद्य बंध की क्या विशेषताएं हैं। इसका जो राइट आंसर, यह लंबे समस्त पदों में लिखा जाता है। यह जो है कैसे लिखा जाता है, लंबे समस्त पदों में लिखा जाता है। चूड़क गद्य बंधन में किस प्रकार के पद होते हैं। चूड़क गद्य बंधन में किस प्रकार के पद होते हैं, तो छोटे छोटे समस्त पद होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे समस्त पद होते हैं। आगे चलते हैं। जिस गद्य बंधन में बीच बीच में वृत्तों की गंध आ जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वृत्तगंधी कहते हैं। वृत्त से वृत्तगंधी कहते हैं, ऐसे इसे याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में पद्य और गद्य के विकास का क्रम क्या रहा है। 10वां का जो राइट आंसर है, पद्य की स्थिति पहले और गद्य का विकास बाद में। पहले पद्य का विकास हुआ है, बाद में गद्य का विकास हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास किस शताब्दी से प्राप्त है। किसका साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास, यह जो है कि 19वीं शताब्दी से प्राप्त है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किससे, 19वीं से प्राप्त है। आगे देखते हैं। राजस्थानी गद्य ब्रजभाषा गद्य तथा खड़ी बोली गद्य का सूत्रपात किस शताब्दी के आसपास माना जाता है, तो 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग अनुमानतः किस संवत के आसपास स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यह जो है कि 1400 संवत के आसपास स्वीकार किया गया ब्रजभाषा गद्य का जो है विकास है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। खड़ी बोली गद्य की परंपरा किस रचना से प्रारंभ मानी जा सकती है, तो यह जो है कि भाषा योग विशिष्ट यह किसकी है, राम प्रसाद निरंजनी की, जो कि सभी को पता होगा। आगे इस पर क्वेश्चन भी होंगे, ये देखते हैं। भाषा योग विशिष्ट 1741, इसी के रचयिता कौन है। इसके जो रचयिता है वो राम प्रसाद निरंजनी, से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी गद्य के कौन कौन से 3 अशक्त स्थिर थे। इसका जो राइट आंसर है 16 का, वो है राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व कौन सा राजस्थानी गद्य अपेक्षाकृत कैसा था। इसका जो राइट आंसर वो अत्यंत समृद्ध एवं प्रौढ़ था। कैसा था, अत्यंत समृद्ध और प्रौढ़ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अपभ्रंश के ध्वंसावशेषों से निकलकर जब हिंदी साहित्य अपना स्वरूप निर्माण कर रहा था तब इसे मुख्यतः किनका आश्रय मिला है।
यह जो है कि बौद्ध सिद्धों एवं जैन आचार्यों का आश्रय मिला है अपभ्रंश को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा, है कि नहीं। बौद्ध सिद्धों का समय काल क्या माना गया है? तो बौद्ध सिद्धों का जो समय काल है वो 700 से 1143 ईस्वी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा है स्क्रीन पे। जैन आचार्यों का समय काल क्या दर्शाया गया है? जैन आचार्यों का जो समय काल है वो 932 से 1143 ईस्वी है। 932 से 1143 ईस्वी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चार कवियों द्वारा रचित रासो ग्रंथों में मुख्य रूप से किसकी अभिव्यक्ति स्वीकृति थी? तो 21 का जो राइट आंसर वो वीरत्व और प्रेम की अभिव्यक्ति थी। किसकी थी? वीरत्व और प्रेम की अभिव्यक्ति थी चार कवियों में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सामांती जीवन की रंगिनियों, एक मिनट, सामांती जीवन की रंगिनियों में कौन सा साहित्य पोषित एवं पल्लवित हुआ है? इसका जो राइट आंसर रीतिकालीन साहित्य जो है पल्लवित और पोषित हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस शताब्दी में हिंदी प्रदेशीय जनजीवन ब्रिटिश शासन से टकराते हुए नवीन दिशा की ओर मुड़ा है? तो यह 19वीं शताब्दी। 23 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किनकी नीतियों का विरोध करते हुए बंगाल की जनता को जागरूक किया है? तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक। किसकी? लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बौद्ध सिद्धांतों का कालखंड क्या माना गया है? बौद्ध सिद्धांतों का जो कालखंड है वो 700 से 1143 ईस्वी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जैन आचार्यों का समय काल पाठ में क्या दर्शाया गया है? तो जैन आचार्यों का जो समय काल है वो दर्शाया गया है 932 से 1143 ईस्वी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चारों ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए। चारण कवियों द्वारा रचित रासो ग्रंथ में मुख्य रूप से किसकी अभिव्यंजना हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसे। 27 का वो है हास्य और व्यंग्य के, क्या है उसमें? हास्य और व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस शताब्दी में हिंदी प्रदेशी जनजीवन ब्रिटिश शासन से टकराते हुए नवीन दिशा की ओर मुड़ा है? यह जो है 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिशील विचारकों ने हिंदी गद्य की स्थिति को क्या नाम दिया है? रामविलास शर्मा जो है हिंदी गद्य की स्थिति को क्या नाम दिया? तो हिंदी नवजागरण कहा है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल पाठ के अनुसार क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या है जो कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के बुक में दिया है? तो वह 1813 से 1823 ईस्वी था लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग की नीतियों का विरोध करते हुए किसने नया चेतना भाव जगाया था? वह थे डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने जो है कि नया जो है चेतना भाव जगाया था। कुलमाला कथा की रचना किसने की है? तो यह जो है उद्योतन सूरी ने की है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कुलमाला कथा किस संवत में लिखी गई है? कुलमाला कथा जो है कि संवत 835 विक्रमी में लिखी गई है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कुलमाला कथा किस शताब्दी की रचना है? यह जो है 9वीं शताब्दी की रचना है। किस शताब्दी की? 9वीं शताब्दी की। क्वेश्चन नंबर 35, राउल वेल के रचयिता कौन है? राउल वेल के रचयिता जो है रोड़ा कवि है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, राउल वेल की रचना किस शताब्दी में मानी जाती है? यह जो है कि 11वीं शताब्दी में मानी जाती है। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
राउल बेल किस प्रकार का काव्य है? राउल बेल किस प्रकार का काव्य? तो प्रेम कथा या प्रेम काव्य जो है कि काव्य है राउल बेल जो है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। राउल बेल का पाठ मूलतः किस रूप में मिलता है? यह जो है कि शिलालेखित शिलाओं पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राउल बेल में किस राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शे का वर्णन किया गया है? यह जो है कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं की नक्शे का वर्णन किया गया है। 14 देखते हैं। मूलतः मध्यदेशी अपभ्रंश होने के बावजूद राउल बेल की किस भाषा बोली का प्रयोग किया गया है? यह जो है कि पश्चात अपभ्रंश और पूर्वी दोनों ABC दोनों किया गया है। C इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना किसने की है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह दामोदर शर्मा का है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42, दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे? दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे? तो महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा स्क्रीन पे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए रचा गया एक व्याकरण ग्रंथ है? इसका जो राइट आंसर कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश की तत्कालीन भाषा में जो सिखाने के लिए यह रचा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। वररत्नाकर की रचना किस शताब्दी में हुई है? तो 14वीं शताब्दी में हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। वररत्नाकर के रचयिता कौन है? वररत्नाकर के रचयिता जो ज्योतिश्वर ठाकुर है। ठाकुर ज्योतिश्वर है। ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वररत्नाकर का संपादन करके किसे प्रकाशित कराया था? वररत्नाकर का संपादन करके इसे किसने प्रकाशित कराया था? तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रकाशित कराया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कीर्तिलता किस प्रकार का काव्य है? तो यह वीरगाथात्मक काव्य है। कीर्तिलता भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कीर्तिलता के रचयिता कौन है? तो कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की, जो कि आदिकाल के रचनाकार है। किस काल के? आदिकाल के रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति ने कीर्तिलता में किस आशादाता का कीर्ति गान किया था? तो 49 का कीर्ति सिंह का। कीर्तिलता है तो कीर्ति सिंह का ही गान करेंगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कीर्तिलता में किस शताब्दी की रचना का उल्लेख है तथा बीच बीच में किसका प्रयोग किया गया है? यह जो है 14वीं शताब्दी का उल्लेख और गद्य का प्रयोग किया गया। किसमें? गद्य का प्रयोग किया गया बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 51, जैन लेखकों द्वारा धार्मिक एवं कथात्मक गद्य रचना किस सदी में लिखी गई है? यह जो है 13वीं और 14वीं सदी में लिखी गई है। 51 का जो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किस भाषा का उदय राजस्थानी के साथ साथ लगभग एक समय में हुआ है? तो यह जो है कि खड़ी बोली का जो है राजस्थानी के साथ साथ उदय हुआ है। खड़ी बोली का क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी भाषा के साथ साथ किस एक भाषा का उदय हुआ है? तो खड़ी बोली है। ठीक है। साहित्यिक दृष्टि से थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्या बताइएगा? साहित्यिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की काव्य भाषा के रूप में सबसे पहले कौन सी भाषा लोकप्रिय हुई है? यह जो है राजस्थानी भाषा लोकप्रिय हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास में पूर्व दक्षिण में इसका एक रूप ढल चुका था। आगे चलकर कौन सी भाषा हिंदी भाषी क्षेत्र की जनचेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी है? तो है खड़ी बोली बनी है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात किस शताब्दी से माना जाता है? राजस्थानी गद्य का सूत्रपात किस शताब्दी से माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी से माना जाता है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पंडित मोतीलाल मीनारिया राजस्थानी गद्य का प्रारंभ अनुमानतः किस समय से मानते हैं? तो वह जो मानते हैं 13वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं मोतीलाल मीनारिया जो है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्वेश्चन अलग अलग हो गया है। राजस्थानी गद्य के रूप में कितने प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में उपलब्ध है?
यह जो है 57 का 2, 3, 4, 5 इसका जो राइट आंसर है 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्र रूप में लिखे गए ग्रंथों में गद्य का रूप कैसा? स्वतंत्र रूप में लिखे गए ग्रंथों में गद्य का रूप कैसा है? यह जो है अत्यधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है। कैसा है? अत्यधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है जो गद्य का रूप है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, संवत 1330 के ताड़पत्रों पर लिखित गद्य का उदाहरण किस भाषा शैली से प्रभावित है? यह जो है संस्कृत की समाज शैली तथा अपभ्रंश से प्रभावित है, जो कि ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। कब? 1330 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1358 के आसपास कौन सा राजस्थानी गद्य का उदाहरण कौन सा है? 1358 के पास राजस्थानी गद्य का उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है पिहुल त्रिकालु अतीत अनागत। पिहुल त्रिकालु अतीत अनागत राजस्थानी का है उदाहरण है, ये राजस्थानी भाषा के, से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, संवत 1683 के राजस्थानी गद्य में किसकी कथा प्रसंग वर्णित है? तो 1683 में जो प्रसंग वर्णित है वो श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की है। किसकी है? श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। संवत 1847 में फतेह राम बैरागी द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? फतेह राम बैरागी ने कौन सी रचना लिखी है? उन्होंने पाँचख्यान लिखा। क्या लिखा है? पाँचख्यान। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपके स्क्रीन पे 63 क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में जन चेतन कहाँ से उदित होकर हिंदी प्रदेश में व्याप्त हुई थी? जो जन चेतन था 19वीं शताब्दी में वह सुंदरपुर कलकत्ते से प्रकाशित होकर हिंदी में व्याप्त हुई थी। कहाँ से? कलकत्ते से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, 19वीं शताब्दी की नई जनचेतना के अभिव्यक्ति के लिए कौन सा गद्य प्रयुक्त सिद्ध नहीं हो सका? कौन सा गद्य जो सिद्ध नहीं हो पाया था? राजस्थानी गद्य नहीं था, बाकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, संस्कृत तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। राजस्थानी गद्य के विकास में रुकावट का एक मुख्य कारण क्या था? इसका जो राइट आंसर वो है इससे प्रेस का आश्रय नहीं मिला या फिर छापा खान नहीं मिला था। राजस्थानी गद्य के विकास में जो रुकावट थी उसे छापे खाने का आश्रय नहीं मिला था। पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? यह जो रचना है वो मोतीलाल मीनारिया की है। बी इसका राइट आंसर है, ये साहित्यिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किस संवत तक उपलब्ध होता है? यह जो है 1400 ईस्वी तक, संवत ईस्वी तक। बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ब्रजभाषा गद्य का प्रारंभिक प्रयोग, 1 मिनट, ब्रजभाषा गद्य का प्रारंभिक प्रयोग किन सिद्धनाथ पद्धतियों द्वारा अपने धार्मिक उपदेशों में किया गया है? तो यह जो है कि गोरखपंथी योगियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। दिख रहा है क्लियर आप लोग को? ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संवत 1400 ईस्वी के आसपास माना गया गद्य वास्तव में 1715 की हस्तलिखित प्रणालियों के आधार पर किस ईस्वी से पहले का नहीं हो सकता है? किस ईस्वी के पहले का नहीं हो सकता है? तो वह जो है कि 1658 ईस्वी। सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, ध्यान से, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े टफ है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किस गद्य में उपलब्ध वचनिका शीर्षक गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है? तो वह पृथ्वीराज रासो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतरण की प्राचीनतम प्रति किस संवत की प्राप्त है? तो यह जो है 1657 संवत से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किस गद्य कृति में ब्रजभाषा गद्य के अस्तित्व का आभास पात्र मिलता है? तो यह जो है कि सारस्वत बालाबोध में मिलता है। 72 का सी इज द राइट आंसर। कुछ लोग बी भी लगा सकते हैं तो वो गलत है, सी इसका आंसर सही है। आप बुक में देख लीजिएगा। सारस्वत बालाबोधक का रचनाकाल क्या मानता है? सारस्वत बालाबोधक का रचनाकाल का माना जाता है तो 1354 ईस्वी। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं।
ब्रजभाषा गद्य की प्रामाणिक अखंड परंपरा किसके द्वारा प्रयुक्त गद्य से मानना समीचीन है? तो 74 का जो है भक्ति काल के कृष्ण भक्तों द्वारा मानना जो कि क्या है, समीचीन है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। श्रृंगार रस मंडल नामक गद्य कृति के रचयिता कौन है? यह जो है गोसाई विट्ठल नाथ जी है। कौन है? गोसाई विट्ठल नाथ जी है। कुछ क्वेश्चन आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चन कठिन है। गोसाई विट्ठल नाथ जी का श्री वल्लभाचार्य जी से क्या संबंध था? तो यह जो पुत्र का संबंध था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता कृति के रचनाकार कौन है? तो गोसाई गोकुलनाथ जी है। गोसाई गोकुलनाथ जी है। यह जो है कि NVS जो है कि 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है 77 वाला। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 वैष्णव की वार्ता किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रची गई थी? यह जो है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रची गई। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रची गई थी। सही है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। मैं जू हो गोरिसो मझदर, मैं जू हो गोरिसो मझदर, नाथ को दंडवत करत हो, यह उदाहरण किस भाषा गद्य का नमूना माना गया है? यह जो ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया, किस में लिखा गया? ब्रजभाषा में लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रजभाषा गद्य में किन अन्य बोलियों भाषाओं के उदाहरण मिश्रित रूप से देखने को मिलते हैं? तो राजस्थानी और खड़ी बोली। कैसा लगा आप लोग को क्वेश्चन? अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रतिदिन जो है कि रामचंद्र तिवारी की एक टेस्ट जरूर दी जाएगी और उस पर से डॉक्टर नगेंद्र का भी। तो थैंक यू सभी लोगों का। क्लास को एंड करते हैं।